नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम ग्रहारिष्ट की बात कर रहे हैं। ग्रहों के द्वारा कैसे अरिष्ट होता है जातक को, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में आइए कुछ अन्य सूत्रों को लेकर हम उपस्थित हैं और उसका अध्ययन करते हैं। यदि चंद्रमा चतुर्थ, सप्तम अथवा अष्टम स्थान में से किसी भी स्थान में बैठा हो और पापक ग्रहों से घिरा हो तो ऐसा योग होने से बालक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। चंद्रमा या तो चतुर्थ भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो और पापक ग्रहों से घिरा हो, अर्थात यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो तृतीय भाव में पापक ग्रह बैठा हो, पंचम भाव में पापक ग्रह बैठा हो, अर्थात चंद्रमा जहां भी बैठा हो उसे द्वादश स्थान में, चंद्रमा से द्वादश स्थान में पापक ग्रह हो और चंद्रमा से द्वितीय स्थान में पापक ग्रह हो। तो चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ में, सप्तम में या अष्टम में हो और वह पापक ग्रहों से घिरा हो तो ऐसे जातक की शीघ्र मृत्यु होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि कुंडली में चंद्रमा जितने अंश परिस्थित है उससे 5 अंश आगे और 5 अंश पीछे, उसके अंतर्गत कोई ग्रह है पापक ग्रह, अर्थात कोई पापक ग्रह 5 अंश के अंदर है आगे और 5 अंश के अंदर कोई ग्रह पापक ग्रह 5 अंश के भीतर पीछे है, तो वैसी स्थिति में यह योग लागू होता है। लेकिन वो दोनों स्थितियां जो है, चंद्रमा पापक ग्रह से घिरा हो, चतुर्थ में, सप्तम में अथवा अष्टम स्थान में बैठा हो, तो वैसा जातक के लिए अरिष्ट बताया गया है। अगला पॉइंट है, चंद्रमा का पापक ग्रह के साथ होकर लग्न, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम अथवा द्वादश स्थान में रहना बहुत ही अशुभ कहा गया है। यदि ऐसे चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो तथा किसी केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं हो तो बालक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा के साथ मंगल हो तो बलि अरिष्ट होता है। अब इतना चीज को हम जान लेते हैं। चंद्रमा का पापक ग्रह के साथ होकर, चंद्रमा हो और उसके साथ कोई पापक ग्रह भी बैठा हो, इस स्थिति में यदि वह लग्न में, पंचम भाव में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में या द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हो, लग्न चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होकर लग्न में, पंचम में, सप्तम में, अष्टम, नवम अथवा द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में इसको बहुत ही अशुभ कहा गया है। ऐसी स्थिति को यदि ऐसे चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो, चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ होकर इन भावों में बैठा हो और वैसे चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो तथा केंद्र में कोई अन्य शुभ ग्रह नहीं, तो बालक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यह योग जो है सो स्पष्ट करता है। मानते हैं लग्न में चंद्रमा बैठा हो किसी पापक ग्रह के साथ, तो जो अन्य 3 केंद्र हैं इसमें किसी शुभ ग्रह की भी स्थिति नहीं हो तो अरिष्ट होता है बालक। अब कहा गया कि यदि चंद्रमा के साथ मंगल हो तो बलि अरिष्ट होता है। चंद्रमा के साथ जो पापक ग्रह बैठा हो इन भावों में, उसमें यदि मंगल हो उसके साथ बैठा हुआ तो वह बलि अरिष्ट कारक होता है। मतांतर से कहा गया है कि चंद्रमा का क्षीण होना आवश्यक है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा पापक ग्रह के साथ होकर के इन भावों में बैठा हो, लग्न, पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश भाव में, अष्टम में, तो यह योग होता है। किसी का कथन है कि चंद्रमा के साथ 1 से अधिक पापक ग्रह यदि हो इन भावों में, चंद्रमा के साथ 1 से अधिक पापक ग्रह लग्न में, पंचम में, सप्तम, अष्टम, नवम या द्वादश भाव में स्थित हो और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं हो या ऐसे चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह नहीं दिखता हो तो बालक के लिए अरिष्ट होता है। ये सब योग बताए गए हैं। इसमें हम कुंडली का जब विश्लेषण करने लगेंगे तो बलाबल देखेंगे ग्रहों का कौन सी स्थिति जातक पर लागू हो रही है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और राहु की उस पर दृष्टि हो तो ऐसे बालक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। चंद्रमा 2 स्थान में हो,
छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में बैठा हो और राहु से दृष्ट हो तो ऐसे बालक की शीघ्र मृत्यु होती है। और इसमें कहा गया है कि यदि बृहस्पति लग्न में भी बैठा हो तो भी यह अरिष्ट भंग नहीं होता है। लग्न बृहस्पति की बहुत प्रशंसा की गई है, बहुत सारे कुंडली में बहुत सारे दोषों का निवारण करने वाला होता है यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हो। लेकिन इस योग में कहा गया है कि यदि बृहस्पति लग्नगत हो तो भी इस योग का अरिष्ट भंग नहीं होता है। कौन सा योग है? चंद्रमा छठे भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में बैठा हो और राहु से दृष्ट हो तो जातक के लिए अरिष्ट होता है। यदि जन्म समय संध्या काल हो और लग्न चंद्रमा के होरा में हो तथा लग्न के अंतिम नवमांश में पापक ग्रह हो तो जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। संध्या काल क्या होता है? ये जब काल निर्णय हम कर रहे थे, जिस वीडियो में किए हैं, उसमें स्पष्ट रूप से सब बताया गया है। संध्या काल सूर्यास्त से 48 मिनट पहले अर्थात 2 घटी पूर्व, 2 घटी पूर्व से लेकर के सूर्यास्त के समय तक संध्या का सूर्यास्त से लेकर के 2 घटी बाद तक अर्थात 48 मिनट तक संध्या काल कहा गया है, शयन संध्या। और सुबह की संध्या सूर्योदय से 2 घटी पूर्व तक अर्थात 48 मिनट पहले से सूर्योदय तक के काल को संध्या काल कहते हैं। यह सुबह का संध्या काल होता है, प्रातः संध्या काल और सायं संध्या काल। और मध्याह्न संध्या काल होता है मध्याह्न काल से 1 घटी पूर्व और 1 घटी बाद तक, जिसको हम अभिजीत काल भी बोलते हैं, वो मध्याह्न संध्या का समय होता है। तो इस संध्या काल के समय का जन्म हो बालक को, या तो सुबह के संध्या काल में जन्म हो या शाम के संध्या काल में जन्म हो और लग्न चंद्रमा के होरा में हो, लग्न चंद्रमा के होरा में हो। लग्न यदि विषम राशि में हो, हम चंद्रमा की होरा और सूर्य की होरा कैसे होते हैं ये हम जब वर्ग कुंडली का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिपीट कर लें कि यदि विषम राशिगत हो लग्न या जिस ग्रह का हम निकाल रहे हैं होरा वह विषम राशि में स्थित हो और 15 अंश से पहले हो, 15 अंश तक शुरू का प्रथम होरा उसकी सूर्य की होती है, द्वितीय होरा चंद्रमा की होती है। और यदि लग्न या वह ग्रह सम राशि में हो तो प्रथम 15 अंश तक चंद्रमा की होरा होती है और बाद के 15 अंश अर्थात 16 अंश से लेकर 30 अंश तक वो सूर्य की होरा होती है। तो क्या कहा गया है? संध्या काल का समय का जन्म हो, लग्न चंद्रमा के होरा में हो और लग्न के अंतिम नवमांश में पापक ग्रह हो। अंतिम नवमांश मतलब लग्न का 26 अंश 40 कला से लेकर के और 30 अंश तक, ये अंतिम नवमांश हुआ। नवमांश क्या होता है? जब किसी की डिग्री को हम 30 डिग्री को हम 9 भाग में जब बांटेंगे उसको तो प्रत्येक भाग 3 अंश 20 कला का होता है। तो अंतिम नवमांश क्या होगा? 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक। तो लग्न के 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश के बीच में कोई पापक ग्रह हो तो इस स्थिति में वो जातक के लिए अरिष्टकर होता है, ऐसा जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। जातक का जन्म संध्या काल का हो, लग्न चंद्रमा के होरा में हो तथा लग्न के अंतिम नवमांश में पापक ग्रह हो तो जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा कर्क अथवा मीन राशि का हो और राशि के अंतिम नवमांश में स्थित हो तथा उसे शुभ ग्रह न देखता हो और 5वें स्थान में पापक ग्रह हो तो ऐसा जातक शीघ्र ही मर जाता है। चंद्रमा कर्क अथवा मीन राशि का हो, कहीं भी कर्क में राशि में बैठा हो या मीन राशि में बैठा हो और राशि के अंतिम नवमांश में स्थित हो अर्थात उस राशि के 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा हो, कर्क राशि में या मीन राशि में, और उसे शुभ ग्रह नहीं देखता हो, ऐसे चंद्रमा को शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो और 5वें स्थान में पापक ग्रह बैठा हो, कुंडली के 5वें भाव में पापक ग्रह की स्थिति हो तो वैसा जातक शीघ्र ही मर जाता है। फिर से जान लें, चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो या मीन राशि में बैठा हो और उसमें अंतिम नवमांश में बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो उसके अंतिम नवमांश में बैठा हो और 5वें भाव में पापक ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक शीघ्र ही मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ
अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।